लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार पीयूष बघेले जी, मीडिया टीम के मेरे सम्मानित साथीगण, सम्मानित पत्रकारगण, सबसे पहले मैं आपको दशहरे की शुभकामना देना चाहता हूं और आपसे भी मैं शुभकामनाएं आप नहीं दे रहे तो भी लेना चाहता हूं कि आप हमें इस बात की शुभकामना दें कि राजनैतिक अहंकार के रावणों को हम लोग इस चुनाव में नेस्तनाबूद कर एक अच्छी सरकार दें। शॉर्ट नोटिस पर हालांकि कई साथी इस संदर्भ में सुबह हमसे मिल चुके हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जिस पर आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे। इस चुनाव की बेला में सबसे पहला प्रकरण अधिसूचना के बाद पहला और सबसे बड़ा जो सामने आया है कि सत्तारूढ़ दल के आर्थिक मामलों में विवादास्पद मंत्री माननीय गोविंद राजपूत जी के विरुद्ध एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने उस शिकायत को सही पाया और पुलिस को एफआईआर करने के लिए निर्देशित किया और कल राहतगढ़ पुलिस स्टेशन पर माननीय मंत्री जी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला सीधी तरह कदाचारण और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। जब निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरे देश में विधानसभा के प्रत्याशी के खर्च की सीमा 40 लाख रुपए मुकर्रर की गई है, उस स्थिति में जो वीडियो गोविंद राजपूत जी का सामने आया है उसमें वे एक पोलिंग पर उन्हें सर्वाधिक वोट मिलने पर 25 लाख रुपए की आर्थिक लालच दिए जाने का प्रलोभन कर भ्रष्ट आचरण की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। जब 40 लाख रुपए की सीमा खर्च की है और एक मंत्री एक बूथ पर 50 लाख रुपए देगा तो हमारा वो आरोप तो स्वतः साबित हो रहा है कि पूरी सरकार भ्रष्ट है और काले धन का उपयोग माननीय कमलनाथ जी की 2020 में सरकार गिराने में किया था और उसी काले धन से बिके हुए गोविंद राजपूत अब मतदाताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं 25-25 लाख में। हम आभारी हैं चुनाव आयोग के कि उसने बड़ी हिम्मत के साथ एक भ्रष्ट मंत्री के काले धन पर प्रहार करते हुए उसके उपयोग को सही पाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। ऐसी ही एक बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर में कही थी कि जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा उसको मैं 51,000 रुपए दूंगा। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी काले धन से मतदाताओं को प्रलोभन देकर वोट खरीदेगी और अभी तो चूंकि नामांकन की प्रक्रिया में बड़े नेताओं ने अभी शिरकत नहीं की है, फॉर्म नहीं भरे हैं, बाद की स्थिति क्या होगी कि जब बूथ पर 25-25 लाख रुपए से वोट खरीदने की बात हो रही हो तो ये भ्रष्टाचारियों का मंत्रिमंडल इतना पैसा कहां से लाया, उनके मसीहा शिवराज सिंह जी को बताना चाहिए। ये कन्या पूजन का ढोंग अब नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी आपको बताना पड़ेगा कि आपके एक एक मंत्री 25-25 लाख यदि बूथों में देंगे तो वो पैसा कहां से आया। कैलाश विजयवर्गीय की इस टिप्पणी पर जो हम लोगों ने सार्वजनिक की थी, इलेक्शन कमीशन ने स्वतः संज्ञान लेकर
जिला निर्वाचन अधिकारी इंदौर से रिपोर्ट मांगी है। आज करीब एक सप्ताह से अधिक हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने उस पर क्या एक्शन लिया, हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप इस मामले को उठाएं ताकि निर्वाचन आयोग भी उस बात का प्रबंध करे और वो जानकारी देश के प्रदेश के मतदाताओं को दे ताकि उसकी निष्पक्षता बरकरार रहे कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भी निर्वाचन आयोग ने क्या एक्शन लिया। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हम उसके सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, मगर निर्वाचन आयोग से भी हमारी प्रार्थना है कि वह अपनी कार्यशैली को इतनी निष्पक्षता से संचालित करे कि जो पूरा देश और पूरा प्रदेश निर्वाचन आयोग पर बड़े विश्वास की निगाहों से देखता है, उसकी पारदर्शी कार्यशैली उनके विश्वास के प्रति और ज़्यादा हमें समर्पण के लिए अग्रसर करे। हम निर्वाचन आयोग से प्रार्थना करना चाहेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय की इस संलिप्तता के बाद उनने क्या निर्णय लिया वो भी सार्वजनिक हो, अन्यथा इस तरह के राजनैतिक अपराधी लोकतंत्र की पवित्र आत्मा जो आचार संहिता है उसको अपने पैरों तले रौंदते रहेंगे और मतदाताओं को खरीदते रहेंगे। एक सरकार की ओर निर्लज्जता सामने आई है कि एक दलित बेटी निशा बांगरे जिनका नाम है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की रिस्क लेके हुए राज्य प्रशासनिक सेवा की एक लंबी यात्रा उन्हें तय करनी थी, उन्होंने उस यात्रा को त्याग कर राजनीति में आने की जो इच्छा जाहिर की थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं कांग्रेस को ज्वाइन करूंगी या भाजपा को ज्वाइन करूंगी। उन्होंने उस पथ को चुनने के लिए अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया, अन्यथा वो कमिश्नर पीएस तक होती, मगर उस सर्व सुविधा की नौकरी को छोड़कर उन्होंने इस कटीले रास्ते को चुना। सरकार को यह अंदेशा था कि कहीं ये राजनीति में आकर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ लेंगी। छोटी मोटी विभागीय जांच का बहाना बनाकर उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद, जिसकी समय सीमा कल सोमवार 23 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी, तब तक सरकार को उनके इस्तीफे पर निर्णय लेना था। सरकार ने वो इस्तीफा स्वीकार न कर उनके मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया है, उन्हें मानसिक वेदना दी है, निशा बांगरे जी की धैर्य की परीक्षा ली है और कल यदि आदेश वो जारी करना था तो जो आज सार्वजनिक आदेश जारी हुआ है मंगलवार को, उस पर डेट कल की ही डली हुई है। तो कल जारी क्यों नहीं हुआ? जब रात को 12 बजे 1 बजे लेन देन के बाद आप अधिकारियों को ट्रांसफर कर देते हैं, तो निशा बांगरे जी की उस त्यागपत्र को स्वीकार करने की सूचना कल क्यों जाहिर नहीं की? ये सरकार की दुर्भावना को प्रदर्शित करता है, क्योंकि विसंगति है। कल उस त्यागपत्र को स्वीकार किया और आज जारी इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार कल घोषित कर चुकी है। यानी सरकार को कांग्रेस के प्रत्याशी और निशा बांगरे जी से इतना भय था, एक सीट की हार जीत से मुख्यमंत्री जी को फर्क नहीं पड़ता है, मगर आपकी सोच इतनी निर्लज्जतापूर्ण होगी, हमको उम्मीद नहीं थी कि एक तरफ आप फोटोवादी प्रचारवादी दृष्टिकोण लाते हुए मुख्यमंत्री के सरकारी निवास में राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, कन्या भोज और उनके पैर छूकर फोटो छपवा रहे हैं। दूसरी तरफ एक बेटी का इस्तीफा स्वीकार हो जाने के बाद भी आपने उसको सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि आपको उससे खतरा है। तो यह आपके नारी सम्मान को लेकर जो पूरी विचारधारा की एक धारणा है वह प्रदर्शित होती है कि आपका नारी सम्मान कितने ओछेपन में, कितने निर्लज्जतापूर्ण निर्णयों में शामिल हो चुका है। हम निशा जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि उन्होंने जो पथ चुना है उसको ईमानदारी से पालन करें। अब वो कौन सी पार्टी से लड़ेंगी उनका विवेक है, हमारी पार्टी उनको लेकर क्या निर्णय लेगी वो हमारे सीनियर लीडरों का विवेक है,
मगर मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मौजूदा सरकार से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो निशा बांगरे जी से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। जब आपकी पार्टी का एक अपराधी एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है तो आप उस पीड़ित व्यक्ति के पैर धोकर पैर पूजन करते हैं, और वहीं दूसरी ओर एक दलित बहन यदि वो राजनीति का रास्ता अपनाती है तो आप उसे प्रताड़ित करते हैं। यह चरित्र कौन सा है, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। धन्यवाद। सर, क्या कारण है कि इंदौर में कार्रवाई पीठासीन अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ तुरंत क्या है? मैं वही निर्वाचन आयोग से प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। पूरा प्रदेश, पूरा देश उसको श्रद्धा के भाव से देखता है। उसकी निष्पक्षता, उसकी निष्पक्ष कार्यशैली दिखाई देनी चाहिए। और हमने अभी जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने परसों हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के विरुद्ध एक अनर्गल आरोप लगाते हुए कहा है कि कमलनाथ जी ने टिकट रुपए लेकर बेचे हैं। शायद इस देश का कोई भी नागरिक कमलनाथ जी के प्रति ऐसे आरोपों पर विश्वास नहीं करेगा। और वे लोग जिनकी माली हालत मैं जानता हूं कि वो क्या थे, जिन्हें कई बार 50 हजारों बार मैंने पेट्रोल डलवाए होंगे उनकी गाड़ियों में, कई बार कपड़े सिलवाए होंगे, और मैं ओछेपन पे नहीं जाऊंगा। वो व्यक्ति माननीय कमलनाथ जी के लिए यदि इस तरह के आरोप लगाते हैं तो हमने वो शिकायत भी निर्वाचन आयोग को भेजी है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हमने कैलाश विजयवर्गीय जी का वीडियो भी भेजा है निर्वाचन आयोग को, अखबारों की क्लिपिंग भी भेजी है जो उन्होंने कमलनाथ जी के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग करते हुए झूठे आरोप लगाए। मिश्रा जी, जो पीछे हुए हैं उनको मनाने के लिए कोई सा अभियान चलाने का है क्या प्रावधान कांग्रेस के पास? सब मान जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जिन्होंने 18 सालों तक कांग्रेस को सींचा है वो लोग कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाएंगे। जो वास्तविक कांग्रेसी है, जो कांग्रेस को देने आया है, वो कांग्रेस, और जो कांग्रेस के लिए जीता है अपनी जिंदगी, वो कांग्रेस को धोखा नहीं देगा। और जो व्यवसाय के लिए आया है वो स्वतंत्र है। तिवारी भी तो वास्तविक कांग्रेसी जी, वास्तविक कांग्रेसी होते तो वो कांग्रेस में ही रहते। उन्होंने उनके उन दिवंगत पिता को, जिनकी मैं खुद बहुत श्रद्धा रखता हूँ, उनकी आत्मा को अशांति दी है, जिन्होंने कहा था कि आरएसएस और भाजपा आतंकवादी संगठन है। यदि उनका बेटा उन्हीं की जमात में जाकर बैठ जाता है तो आप उसे कांग्रेसी मानते हैं? सर, निशा बांगरे को टिकट बदला है? ये हमारा नेतृत्व तय करेगा, उसके लिए विशेषाधिकार मेरे पास नहीं है। मगर हम उस योग्य, बहादुर और जनता के बीच सेविका बनने वाली महिला शक्ति का सम्मान करते हुए दावत देंगे कि वो कांग्रेस पार्टी में आए। लड़े, उनकी इच्छा है, लड़ाने वाले हमारे नेता हैं, वो जो तय करेंगे उस निर्णय से उधारी होगा। मगर उस बहादुर नारी जिसके सामने एक लंबा भविष्य था, वो त्याग कर उसने भी राजनीति का एक कटीला रास्ता अपनाया है, तो मैं उनके शौर्य की तारीफ करता हूँ। 130 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और भाजपा 140 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। वो तो 200 पार कह रहे थे, 150 पे आ गए हैं। अब थोड़े दिन बाद कह देंगे हम 70 पे आ गए। 200 पार आपने छापा था कि अब की बार 200 पार, तो अब की बार बंटा ढार 70 से ऊपर नहीं आएगी भाजपा। थैंक यू। भैया चाय पिला दो बेटा जी।